नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बहुत से लोगों को आपने ये कहते अक्सर सुना होगा कि चुनाव लड़ना है तो बीजेपी को आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को इलेक्शन विनिंग मशीन बना दिया है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन है क्या? ये मशीन कैसे काम करती है? इसे चलाता कौन है? इसका ड्राइवर कहां बैठता है? इस मशीन को चलाने में क्या एसओपी फॉलो होती है? सवाल यह भी है कि बीजेपी जैसी इलेक्शन मशीन दूसरी पार्टियां क्यों नहीं बना पाती? 24 के चुनाव को मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी को कैसे अप्रोच कर रही है? इनमें मोदी कितना आगे हैं, राहुल कितने पिछड़ गए? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। अगले 3 महीने में नरेंद्र मोदी की पार्टी क्या करेगी, राहुल गांधी की पार्टी क्या करेगी और इंडिया अलायंस के घटक दल क्या करेंगे, ये समझने से पहले ये देख लेते हैं पिछले 3 दिनों में बीजेपी ने क्या किया, पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने क्या किया और पिछले 3 दिनों में बाकी दलों ने क्या किया। पिछले 3 दिनों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पार्टी हेडक्वार्टर में इकट्ठा हुई। 2 दिनों तक क्लोज डोर मीटिंग चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे तक पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया, सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का टास्क दिया। बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों को कैटेगरी वाइज डिस्कस किया और एक-एक लोकसभा सीट की मार्किंग करके मोदी ने पार्टी को विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। कांग्रेस ने भी पिछले 3 दिनों में मीटिंग की। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च बॉडी की मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरीज के चार्ज बदले गए, राज्यों के इंचार्ज बदल दिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी से हटाकर बिना पोर्टफोलियो का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दे दी गई। राजस्थान चुनाव हारने वाले सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बना दिया गया। मुकुल वासनिक गुजरात के कांग्रेस इंचार्ज बनाए गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का इंचार्ज बना दिया गया। दीपक बाबरिया को दिल्ली और हरियाणा दिया गया और कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 90 दिन बचे हैं। ऐन चुनाव से पहले जब इंचार्ज बदले जाएंगे तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? आधा 1 महीना तो स्टेट को समझने में ही बीत जाता है। समझने में ही चुनाव सिर पर आ जाएंगे। इन 3 दिनों में इंडिया अलायंस ने भी एक काम किया, बल्कि यूं कहें कि इंडिया अलायंस ने एक ही काम किया, जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया। इतना बड़ा देश और धरने के लिए दिल्ली का जंतर मंतर। इंडिया अलायंस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक और काम किया। हुगली जिले के कोन्नगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक में सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के रोने की नकल की। तो देखते हो ना, আবার উনি এদিক ওদিক দৌড়ন কিনা সেটাও তো দেখতে হবে না। আপনার ইতিহাস আমাদের সবাইকার জানা আছে, কি করেছেন বাংলার বুকে যখন এসেছিলেন। মানুষ সব জানে, আপনি কি সব জানে, উত্তর দিয়ে দেবে, চিন্তা করার কিছু নেই। এগিয়ে চলুন, লড়তে হবে আমাদের। আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই, অনেক বড় লড়াই ভারতবর্ষের বুকে। এই লড়াই আজকে আগামী দিনে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লড়াই, আগামী দিনে ভারতবর্ষকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াই। এই ভারতবর্ষের বুকে
बीजेपी 2024 का चुनाव कैसे लड़ेगी ये पिछले 3 दिनों में डिसाइड हो गया। कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी ये भी तय हो गया और इंडिया अलायंस 24 का चुनाव कैसे लड़ेगा ये उस अलायंस के घटक दलों को भी पता नहीं। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। 24 में नरेंद्र मोदी क्यों जीतेंगे और राहुल गांधी क्यों हारेंगे, इसकी वजह बड़ी पुख्ता है। बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली ऐसी बैठकों के बीच पार्टी आमतौर पर कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं देती, लेकिन छन छन कर कुछ खबरें बाहर आई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की इलेक्शन मशीन का पुर्जा खोलकर उसकी ओवरहॉलिंग कर दी है। बीजेपी के पास नेता पहले से हैं, बीजेपी के पास नैरेटिव पहले से है, बीजेपी के पास फंड पहले से है, बीजेपी की चुनाव मशीन की सर्विसिंग भी हो गई। चुनाव नेता नहीं जिताते, चुनाव जिताते हैं कार्यकर्ता। बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं और कार्यकर्ता इसलिए एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि करना क्या है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टॉप लीडरशिप से एकदम सीधा कमांड मिलता है जो कार्यकर्ताओं को सीधा समझ में आता है। 24 के चुनाव में बीजेपी सांसदों के टिकट भी कटेंगे, नए नेताओं को मौके भी मिलेंगे, महिलाओं को भी पहले से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट बनाया जाएगा। ये सब होगा लेकिन जीत से कोई समझौता किए बगैर होगा। 24 के लिए बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग करके बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 543 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी की सीटें, बी कैटेगरी की सीटें, सी कैटेगरी की सीटें और डी कैटेगरी की सीटें। ए कैटेगरी वाली सीटें वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ने 2019 में बड़े मार्जिन से जीता था। इस कैटेगरी में लोकसभा की 164 सीटें हैं, जहां 2019 में बीजेपी कम से कम 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी। बीजेपी ए कैटेगरी वाली सीटों के लिए निश्चिंत है। बी कैटेगरी वाली सीटें वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ने 19 के चुनाव में कम मार्जिन से जीता था। इस कैटेगरी में 139 सीटें हैं। बीजेपी यहां अपनी मार्जिन बढ़ाने पर काम कर रही है। सी कैटेगरी वाली सीटें वो सीटें हैं जिनको बीजेपी 2019 में जीत नहीं पाई, लेकिन पार्टी को लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सीटें जीती जा सकती हैं। सी कैटेगरी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अभी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 80 सीटों पर है। डी कैटेगरी वाली सीटें बीजेपी के लिए कमजोर सीटें हैं, जिनको जीतना पार्टी को 2024 में भी संभव नहीं लगता। डी कैटेगरी में 160 सीटें हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटें साउथ की हैं। बीजेपी इन सीटों पर 2029 के लिए मेहनत कर रही है। भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। अब की बार 400 पार, ये नारा आपने भी सुना होगा। आपके मोबाइल पर भी कोई न कोई फॉरवर्ड आया होगा, लेकिन 400 सीटें जीतना आसान नहीं। एनडीए के पार्टनर्स को मिलाकर बीजेपी 400 तक जरूर पहुंच सकती है, लेकिन अकेले बीजेपी के लिए 400 सीटों तक पहुंचना मुश्किल है। देखिए गणित क्या कहता है। ए कैटेगरी 164 सीट, बी कैटेगरी 139 सीट, दोनों को जोड़ें तो 303 सीट, सी कैटेगरी 80 सीट, इसे भी जोड़ दें तो 383 सीट। खुद बीजेपी भी मान रही है कि डी कैटेगरी में जीत की संभावना अभी बहुत कम है। बीजेपी अगर ए, बी और सी तीनों कैटेगरी की सारी सीटें जीत भी ले
तो भी 400 सीट तक नहीं पहुंचा जा सकता। देखिए, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 400 का आंकड़ा पार कर सकती है ये मतलब ऐसा कोई मैजिक हो जाएगा तभी पॉसिबल है। मैं आपको बता देता हूं। वोट जो 50% वोट का है, वो देखिए, वो तो किस पॉकेट में कितना पड़ता है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में आपको बहुत ज्यादा पड़ा। अगर मैं जैसे दिखाइए, अगर कश्मीर से आप बिहार और पूरे उत्तर भारत को कर लें, सारी सीटें अगर बीजेपी जीत जाए, मैं बोल रहा हूँ कश्मीर से बिहार और उत्तर भारत पूरा, तो लगभग ये 245 सीट्स होती। पूरा नॉर्थ, मैं पूरा कह रहा हूँ, एक एक सीट जीत जाए। अब अगर मैं इसमें आंकड़ों में चले जाऊं, देखिए, आपको 400 अगर आपको सीटें जीतनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको उत्तर प्रदेश में जो 62, आपको 80 में से 62 सीटें, उसको 72 ले जाना होगा, ठीक है? जो महाराष्ट्र में 48 सीट्स में से आपके पास 23 से 40 ले जाना होगा, मुश्किल है। ठीक है? बिहार में 40 सीटें हैं, 40 टोटल सीटें, 17 हैं आपके पास, 35 ले जानी होंगी, ठीक है? आंध्र प्रदेश, मैं ये भी बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और इस तरह के सारे राज्यों में, और तेलंगाना, आपको 10-10 सीटें जीतनी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये जिनमें से 3 राज्य में सीट ही नहीं है उनकी। और पश्चिम बंगाल में जहां 42 में से 18 सीटें आपके पास थी, उसमें आपको 30 ले जानी है। मध्य प्रदेश की सारी सीटें आपको जीतनी है, राजस्थान की सारी सीटें जीतनी है, हरियाणा की सारी सीटें जीतनी है, हिमाचल की सारी सीटें। ये सब कुछ 400 तक छूने के लिए आप कह रहे हैं, ओके? तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि ये ठीक है कि बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, बीजेपी जीत के आएगी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री अपना एक और टर्म करने वाले हैं, लेकिन 400 का आंकड़ा आप पार कर लोगे, ये कुछ अचंभा ही होगा तभी पॉसिबल। बीजेपी भले ही 400 सीट न जीत पाए, 350 सीटों तक ही रुक जाए, लेकिन ये तो सभी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना करीब करीब पक्का है। 24 के लिए मोदी की पार्टी का अपर हैंड है, इसका ग्राउंड किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस ने तैयार किया है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फैसले के लिए राहुल और सोनिया गांधी की तरफ देखते हैं। राहुल गांधी पार्टी में सबसे पावरफुल हैं, वो हर मीटिंग में जाते हैं, लेकिन राहुल के पास कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रियंका नंबर 2 की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है, लेकिन जनरल सेक्रेटरीज में पावरफुल सबसे ज्यादा वही हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन हैं। इन सब के अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ही हैं, जिनके पास कोई अथॉरिटी है। यानी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के 5 चेहरों में से 3 परिवार के हैं, 2 परिवार के प्रति वफादार हैं। इन 5 के अलावा मुकुल वासनिक ही हैं, जो कांग्रेस की 2 सबसे पावरफुल कमेटियों में हैं। कांग्रेस अगर स्मार्ट पॉलिटिक्स करती तो मुकुल वासनिक की जाति ही बता देती, थोड़ा फायदा उसी से हो जाता। मुकुल वासनिक दलित हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक मंत्री रहे, लेकिन मुकुल वासनिक की दलित आइडेंटिटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। कांग्रेस के राहुल गांधी सेंट्रल सेक्रेटरीट में ओबीसी सेक्रेटरी ढूंढते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाने की बारी आई तो क्या किया? कांग्रेस के 12 जनरल सेक्रेटरीज में से सिर्फ एक सचिन पायलट ही ओबीसी से आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में चुनाव लड़ने के तरीके में क्या अंतर है? कांग्रेस ने 12 महासचिव बनाए, उनमें से 2 ही महासचिव पावरफुल हैं। बीजेपी के पास 8 महामंत्री हैं, उनमें कौन सबसे पावरफुल है इस बारे में कोई नहीं बता सकता। यूपी में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, वोट शेयर 4% रह गया है। कांग्रेस को वहां मजबूत लीडर देना चाहिए था, कांग्रेस ने उल्टा काम किया और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की इंचार्ज पद से हटा दिया। बीजेपी में उल्टा होता है, गृह मंत्री अमित शाह टॉप लेवल पर सारे बड़े पॉलिटिकल मामले खुद देखते हैं। संगठन के साथ तालमेल ऐसा है कि अमित शाह के सीन में आने से पहले पूरा ग्राउंड वर्क और सारा फीडबैक तैयार हो जाता है। ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद अमित शाह आकर फैसला अनाउंस करते हैं। बीजेपी ने 2 दिनों तक मीटिंग की तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी गाइडलाइंस दी।
मास्टर प्लान अमित शाह ने रेडी किया। अमित शाह ने बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों से कहा है 24 की जीत ऐतिहासिक होनी चाहिए, जिसके बाद कोई विरोधी मोदी को चुनौती देने से पहले 10 बार सोचे। अमित शाह 2019 के वोट शेयर में 10% वोट शेयर और जोड़ना चाहते हैं ताकि 24 में 400 से ज्यादा सीटें जीती जा सके। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर था 38%। इसमें 10% एडिशन का मतलब हो गया 48% वोट। 2019 में एनडीए का वोट शेयर था 45%। इसमें 10% एडिशन का मतलब हो गया 55% वोट। वोटों का ये एडिशन कहां होगा, रिजल्ट कहां दिखेगा? आपको लगता होगा कि गुजरात में वोट शेयर बढ़ाकर बीजेपी क्या कर लेगी, सीटें तो 26 ही आनी है। सही बात है, यह गणित सही है, लेकिन यह मोदी की फिलॉसफी नहीं है। मोदी एक एक वोट जोड़ते ही इसलिए हैं ताकि सपोर्ट बढ़ता जाए। इसलिए बीजेपी अगर तमिलनाडु, आंध्र और केरल में मेहनत करेगी तो बीजेपी गुजरात में भी मेहनत करेगी, यूपी में भी मेहनत करेगी, बिहार और बंगाल में तो करेगी ही करेगी। अमित शाह ने पार्टी से साफ साफ कहा है कि बूथ मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है। 2004 में बीजेपी क्यों हार गई और 2024 में बीजेपी क्यों मजबूत दिख रही है? वजह बहुत सिंपल है। 2004 में बीजेपी की क्रीम लीडरशिप सरकार में थी। संगठन को यूं ही छोड़ दिया गया। बीजेपी संगठन में कोई बड़ा नेता बचा ही नहीं था। सोनिया गांधी ने एक मजबूत अलायंस तैयार किया, स्ट्रेटजी बनाई, कैंपेन किया और बीजेपी को हराया। बीजेपी में 2024 की टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभी ABCD सारी टीमें क्लियर हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास न कोई वर्क है, न कोई पेपर वर्क है, न ग्राउंड वर्क है, न कोई नेटवर्क।